की जरूरियात के लिए बुनियादी ढांचा बनाने पर तवज्जो। जम्मू हवाई अड्डे के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग ने न्यूज 18 के साथ साझा किया तफसीलात। खुबानी चौक बिमना श्रीनगर में लोगों का एहतजाज। SMC और बडगाम इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाजियों ने मेन रोड को किया ब्लॉक। कहा इलाके की सड़क 2 साल से मैग्डमाइजेशन के मुंतजिर। अंदरूनी इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। सब डिविजनल हेडक्वार्टर बानिहाल से मंगत तक 30 किलोमीटर राब्ता सड़क की PMGSY के तहत तामीर 5 महीने के अंदर अंदर ही उखड़ रहा है मैकडम। मकामी लोगों ने बेकायदगियों की जांच का किया मुतालबा। भद्रवाह के किलर वादी में मेरी गोल्ड की अच्छी फसल। 500 किसान रिवायती फसल को छोड़कर गेंदे की फूल की काश्तकारी मसरूफ। भद्रवाह को फूलों की वादी में तब्दील करने का अज़्म। बलीसा यूथ एक्शन कमेटी ने गंडोह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद की 2 रोजा रेसलिंग चैंपियनशिप। दंगल में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 पहलवानों की शिरकत। नासिर बलीसी ने हेवीवेट मुकाबला जीता। कारीगरों की माशी फलाह और उनके लिए काम का बेहतरीन माहौल पैदा करने के इक़दाम। जम्मू डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सरगर्म में अमल। तरबियत के जरिए मयारी हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट बनाना मकसद। ऐसे फनकारों को माली फवायद दिलाने के लिए हुकूमत पूरी तरह पाबंद। डोडा में कॉस्को T10 डे नाइट टूर्नामेंट के 5वें एडिशन का इफ्तिताह। डोडा के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें कर रही हैं शिरकत। शुरका और मुंतज़मीन की तरफ से लिया गया अहद। मंशियात से बचने और इत्तेहाद कायम रखने का अहद। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर समाअत हो रही है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। आज समाअत का 8वां दिन है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल का आगाज किया। Regardless of what is the point of this chart then? No, independent. You're supposed to have a kind of a arguing comes, discussion. Look, you take 2 hours, then this schedule means nothing. Look, I acceded to your lordship wishes and I confined myself from day one. I adopted other people's arguments. I'm not touching on 370 at all. I'm saying that and if at any stage your lordships feel that I'm going beyond the purview of there are certain 4 or 5 points which I outlined at the beginning. You've made your 4 points, but you have made your 4 points now, and your argument really is this: that look, insofar as they're twofold, you cannot convert an area which is comprised in a state into a union territory. Now we have seen the history of the creation of the union territory. Yes. Because when you create a union territory, we've also, the people who have preceded you, they have said that, look, the whole essence of a state is democracy. You have a legislature, you have elections, you have converted it into a union territory which has no legislature, which has no elections over the past 4 years. Therefore, that's one aspect. The second aspect, and the large bulk of the state has become without a legislature altogether. The second aspect of your submission is that you can't use the Article 356 power to suspend the 2 provisos to Article 3 and then use that to complete the process of conversion of these states into union. So these are the 2 key areas really. I think we can give you another 10 minutes now. I won't be able to do it in 10 minutes, and I think your lordship will perhaps not accept my submission. Actually, Mr. Singh, there are some. Everybody has argued this point also before. Just that. I will not repeat a single argument that anybody made. आगे बढ़ते। जम्मू में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। जम्मू के नगरोटा इलाके में एक IED बरामद हुई। IED की इत्तला मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। इसके बाद स्क्वाड ने IED को नाकारा बना दिया और इस तरह से एक बड़ी आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम बना दिया गया। युवा राजपूत सभा के अरकान को रात के वक्त जिला सांबा के सरो टोल प्लाजा से गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा गया और अब सुबह होते ही जिला सांबा के युवा राजपूत सभा मेंबरान ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राजपूत सभा के 3 से 35
नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। सांबा के लोगों ने बताया कि युवा राजपूत सभा के मेंबरान मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इन्हें बाथरूम के अंदर कोई सहूलत नहीं मिल रही है। राजपूत सभा के कुछ नौजवान मेंबरान बीमार पड़ गए हैं। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा एक्ट था जिससे कोई पब्लिक सेफ्टी को एंडेंजर हो रहा था, किसी को जान माल को नुकसान हो रहा था, तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला कैसे? और अंदर जो हालात हैं, हमें अंदर जाके देखा है, देयर इज नो सिंगल वॉशरूम। आज सरकार जगह जगह मोबाइल वॉशरूम दे रही है लोगों को, जहाँ पे चीची माता तक लगे हुए हैं, जो अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनके लिए लगे हुए हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। जो अंदर 35-40 बंदे बिठा के रखे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं देनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उनका। और हमें अंदर जाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है। ये लोग तो हमें जाने नहीं दे रहे थे। ये हमने प्रोटेस्ट बोला कि हम वी विल गो फॉर अ प्रोटेस्ट, हम यहीं पे बैठ जाएंगे, तो फिर जाके इनको हाई कमांड से ऑर्डर आया, तो उन्होंने हमारे सिर्फ 5-10 बंदों को ये लोग किए अंदर जाने के लिए। और अंदर जो वो हालात है वो देखने वाले नहीं है। और उन्हीं हालातों के चलते हुए जो हमारे युवा राजपूत सभा के अंदर मेंबर बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फास्ट अनटू डेथ, मरण व्रत पे वो लोग बैठ गए हैं। और उसमें पूरा सांबा, पूरा JNK, पूरा डुग्गर समाज उनके लिए, हम साथ उनके साथ खड़े हैं और उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं अपने सांबे दे जिले दे साढ़े वास्ते बड़ी शर्म वाली गल है, अंदोलन सांबे शहर दे विच होया और ये जेड़े अंदर जेड़े लोग अरेस्ट होए न वो भी सांबे शहर दे विच गए। ते सांबे शहर वाले हो, अज तुहानू अपना रूप दसने की जरूरत है। 12 बजे हरी सिंह चौक सारे पुज्जन, उत्थों साड़ी शांति तरीके कन्नै चौका तोड़ी एक मार्च पास रैली करनी, असें उत्थे बौना एक साइड उपर बगैर कोई रोड बंद कीते दे। बाकी रणनीति है जड़ी साड़ी जेड़ी कमेटी है, जेड़ा साढ़ा एक छोटा जिहा संगठन असें कीते सारियां संस्थाएं दा, NGO दा, पार्टियां दा, वो डिसाइड कर गए, वो तुहानू अस जल्दी सनाई देंगे। धन्यवाद। अगर इन्होंने जल्दी इनिशिएटिव नहीं लिया तो ऐसा ना हो सांबा का व्यापार, सांबा की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन और सांबा के सारे जो अपने अदारे हैं वो बंद करना पड़े। और बंद करने में अगर हमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी बंद करना पड़ा तो ये मसला जो है टोल हम उठा के रहेंगे। और जब तक ये मसला हल नहीं हुआ, ऐसा ना हो ये आंदोलन बमबोले की शक्ल ले ले और फिर बाद में इसका कोई हल नहीं निकले। और अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत सिंह ने हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया है। सांबा के सरोर हाईवे पर टोल प्लाजा को बंद करने की कोशिश करने वाले युवा राजपूत सभा और दीगर तंजीमों के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्होंने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने कोई नेशनल हाईवे बंद नहीं किया था, सिर्फ अपनी बात को वो उठा रहे थे क्योंकि ये टोल प्लाज़ा जो है ये इलीगल लगाया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले साल 7 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ टोल प्लाज़ा पे किया था और हमने सरकार को ये कहा था कि ये टोल प्लाज़ा आपने गलत लगाया है। अभी ये रोड बन रही है और एक तरफ गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाज़ा नहीं होगा। तो इन्हीं के मंत्री पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहते हैं कि आपने भी ये कहा था कि मैंने हायर अथॉरिटी से बात की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टॉप ऑफिशियल से बात की है, तो इस पर अमल होना चाहिए। मैं जो कल इंसिडेंट हुआ है पीसफुल जो शहरियों को उठाया गया है उसकी निंदा करता हूं और ये चेतावनी देता हूं सरकार को कि ये टोल प्लाज़ा अगर नहीं उठाया गया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी इनके खिलाफ। जो टोल यहाँ पर है उसको लेकर इनकी पार्टी भी जो है वो एक मुद्दा बना के जो उठा रही है और इस टोल की हटाने की मांग को लेकर इनकी पार्टी भी आगे आ रही है। और इनकी पार्टी ने पहले भी प्रोटेस्ट किया और इन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द उन जिन लोगों को डिटेन किया उनको नहीं छोड़ा गया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और अपनी पार्टी ने जम्मू में स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने स्मार्ट बिजली मीटर्स को हटाकर इसकी जगह डिजिटल मीटर लगाने की मांग की है। इनका इल्जाम है कि बढ़ते हुए बिलों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। एहतजाजियों का कहना है कि अगर हुकूमत स्मार्ट मीटर दुरुस्त करार दे रही है तो फिर पहले लगाए गए डिजिटल मीटरों के मुकाबले में बिजली के बिल्स कैसे मुख्तलिफ हैं।
जम्मू में आए दिन स्मार्ट मीटर्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हर जगह जो सियासी जमातें हैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। जो समाजी जो तंजीमें हैं वो भी इस सिलसिले में अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के जो इंस्टॉलेशन उनको बंद किया जाए क्योंकि जो उनकी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इनके लीडर से जानना चाहेंगे कि आप जरा बताइए ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस ज़िम्न में? हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, वो प्रीपेड मीटर को लेके है, क्योंकि हमें लग रहा है कि सरकार एक तरह को लोगों को लूटने पे आ चुकी है। जिस घर का बिल 1000 आता था आज 5-5 हज़ार आ रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, पर सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की आवाज़ बुलंद कर रही है और ये पूरा इंश्योर करेगी ये जो गोरख धंधा 1700 करोड़ रुपया जनता के टैक्स से इन्होंने पहले डिजिटल मीटर लगाए, आज ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटर दोनों बराबर हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी कि डिजिटल मीटर लें? और दूसरा, इन्होंने जो मीटर हैं वो खंभों पे टांग दिए। एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी कहाँ खंभे पे चढ़ेगा, कहाँ देखेगा इनकी रीडिंग? हमारा सरकार से ही कहना है कि ये जो प्रीपेड मीटर हैं ये स्मार्ट मीटर इनको बंद किया जाए। जिस तरह लोगों के मीटर चल रहे थे, लोग बिल देने के लिए तैयार हैं। हम एलजी सरकार से अपील करते हैं कि ये सब बंद करें और रोजगार के अवसर जो हैं जम्मू कश्मीर में प्रदान करें। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। सब डिविजनल हेडक्वार्टर बानिहाल से बंगत तक का 30 किलोमीटर राब्ता सड़क पर चंद महीने पहले डाला गया मैकडम अब उखड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क पर PMGSY और इसके ठेकेदारों ने टेंडरों के मुताबिक काम को अंजाम नहीं दिया है और सरकारी रकूमात की मुबैना बंदरबाट की गई है। मैकडम की वारंटी 5 साल बताई गई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर मैकडम उखड़ रहा है। रोड की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की जांच का मुतालबा किया गया। किलोमीटर रोड आ रहा है बानिहाल टू मंगिस। इसमें 8 महीने पहले मैकडम हुआ है, तो मैकडम हमारा खत्म हो गया। यहाँ भी जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, गाड़ियाँ बेचारे छोटी गाड़ियाँ नहीं क्रॉस होती। यहाँ अगर आप मौके पर नाला भी देखोगे वहाँ बड़ी गाड़ी नहीं क्रॉस होती है। आप भी यहाँ मौके पर आए हो, आपने देखा है मैकडम का हालात क्या है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करते हैं कि इसका मौके देखो, इसका पैसा भी अच्छा था, 17-18 करोड़ रुपया मैकडम में लगा है और रोड़ी की जगह मिट्टी डाली है। खत्म। आप बानिहाल से निकलो मंगी तक देखो, बुरी हालत है रोड की। हिसाब से हमारी यही डिमांड है कि यहाँ गरीब लोग हैं, सारे अनपढ़ लोग हैं, हम सारे पंजाब जाते हैं, जरा आके इसको एक बार चेक करके अच्छी तरह ये क्या हालत हुई है। सर इस रोड की 6 महीने हो गए रोड को लुक डाले हुए। उस टाइम बोला था कि इसकी गारंटी है 5 साल की, तो 5 साल से अभी 6-8 महीने हो गए, रोड खत्म हो गया बिल्कुल भी। डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं जरा इस पे गौर करें इस बात पे, तो लोगों को जरा आसानी होगी। ये रोड ही सर खत्म हो गया। सर ये जो रोड है बानिहाल टू मंगिस जो रोड आ रहा है 36 किलोमीटर, और आप इसकी हालत देखो सर। ये इनने बोला था मतलब 8 महीने पहले ये मतलब मैकडम डाला है इसमें, तो आज इसकी सर हालत देखो, ये मतलब बिल्कुल खस्ते हाल हो गया है। मतलब किसी काबिल के लायक तो है ही नहीं सर। गाड़ी आ रही है वो भी खत्म हो गई है, तो मतलब ये खत्म हो गया रोड सारा। और सर हम यही गुजारिश करते हैं तो इसको मतलब दोबारा से मतलब ठीक किया जाए। और हालिया दिनों बारिश ने जम्मू कश्मीर के खित्ते चनाब के बहुत से गांव में रिवायती बकई और नाशपाती की अच्छी फसल की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। वहीं भदरवाह की किलर वादी में किसान इस सीजन में मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की बम्पर फसल के बाद खुशी से झूम रहे हैं। किलर वादी की पंचायत गजोट के 500 तरक्की पसंद किसानों ने रिवायती फसल से मैरीगोल्ड के फूलों की तरफ मुंतकिल हो गए। तकरीबन 150 एकड़ में इन फूलों की काश्त करके खुश हैं। किसानों ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरपरस्ती के बाद इन्होंने फ्लोरी मिशन को एक मिशन मोड पर ये ले गए। मैरीगोल्ड, गैलियोरलिस और टैगेटिस मंटोरा और लिलियम की काश्त करके लैवेंडर की कामयाबी के दोहराने के लिए पुरअज़्म है ताकि भदरवाह को फूलों की वादी में तब्दील किया जा सके। बहुत कम लोग लगाते थे क्योंकि इस बारे में कोई भी फार्मर जो है काम नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में 2023 जो चल रहा है, यहाँ से 500 फार्मर इस खेती से जुड़े हुए हैं और इसमें 4 महीने जो हैं यहाँ से फूल जम्मू मंदिरों के शहर में सप्लाई होता है, रोज 2-3 गाड़ियाँ। और यहाँ के जो फार्मर हैं वो काफ़ी इस फूलों से इनकम कमा रहे हैं। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस साल यहाँ पर जो नया मिशन मैरीगोल्ड मिशन चलाया है उसमें
लोगों को सीट दिया, उससे भी हमारे लोगों को थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई और हमको फायदा भी मिलता है इससे और खुशी भी होती है इससे। ये हमारा काम है यही, और आपको और आता नहीं है, कोई मजदूरी नहीं बनती हमको, कुछ नहीं, तो जो औरतों का काम तो ये अच्छा है, हमको यही करना है। हमारे मंत्री हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उनका ख्वाब है कि भद्रवा को हम फ्लावर वैली बनाएं और आज हमें लग रहा है कि वो पूरा हो रहा है। हमने इसके अलावा लिलियम, ग्लैडियोलस ये सारी क्रॉप्स लगाई है। मकसद ये है कि 12 के 12 महीने यहाँ से फ्लावर हो जाएं और जम्मू कश्मीर को हम पूरे J&K को बल्कि पूरे इंडिया को हम फ्लावर सप्लाई करें। का कोई दूसरा प्रोसेसिंग करके, जैसे मैंने सुना कोई नेचुरल कलर बनते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोसेसिंग का यूनिट हमारे इस इलाके में हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और कई फूल हमारे जो है ज़ाया भी होता है तो वो ज़ाया होने से बच जाए और लोगों की जो बीच में परेशानी आती है वो भी कुछ हद तक हल हो। वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी के फ्लोरी मिशन से जुड़ जहां गेंदे की खेती से 500 से जायद किसानों ने अपनी किस्मत चमकाई है, वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भद्रवा को फूलों की वादी बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। इस तरीके से भद्रवा में पर्पल रेवोल्यूशन को जन्म दिया यहाँ के किसान अब गोल्डन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा की गाजोट पंचायत से मैं सागर से। और नौजवानों में मुसाबकती जज्बा पैदा करने के साथ साथ खित्ते में देही खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए भलीसा यूथ एक्शन कमेटी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गद्दोह में 2 रोजा रेसलिंग मुकाबलों का इनेकाद किया। दंगल में तहसीलदार गद्दोह नासिक अल फारूक, SHO कंसो विक्रम सिंह मेहमान खुसूसी रहे। दंगल में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ के अलावा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 पहलवानों ने शिरकत की। तमाम मुकाबले नॉकआउट और मौजूदा कवानीन के मुताबिक मुनक़िद किए गए। फाइनल में हेवीवेट मुकाबले में 50,000 का मुकाबला रेसलर नसार भलीसी और रेसलर मोहम्मद तारिक चेली के दरमियान हुआ। नासिर भलीसी ने फाइनल टाइटल जीता, वहीं छोटी माली लाइट वेट जुमरे में राशिद पहलवान ने जीत हासिल की। जो इस साल 2023 में हुआ, जिसमें कमेटी ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया और आज इत्मीनान पजीर हुआ दंगल। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फाइनल विनर को जो नसार अहमद भलेसी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम भलेस वाले एक पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद यहाँ है और हम यहाँ चाहते हैं कि ये ड्रग सिस्टम जो है बाहर निकले और तमाम बच्चे जो है इस रेसलिंग में आ जाएं ताकि ये रेसलिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ़रोग दे और चिनाब अली का नाम निकले। पहले भलेस वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस दंगल में अपनी हिस्सा लिया और यहाँ पे उनके ही पैसे से ये दंगल हुआ। और आज के जो यहाँ के चैंपियन रहे वो निसार भलेसी रहे। और मैं सभी पहलवानों से ये गुजारिश करूँगा और भलेसा वासियों से ये गुजारिश करूँगा कि इस इवेंट को अपना इवेंट समझकर इधर आएँ और एक डिसिप्लिन तरीके से, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे वो यहाँ के लोग हैं, डिसिप्लिन तरीके से जो है वो इस इवेंट में हिस्सा लें। कहना चाहते हैं ऐसे कंपटीशन हुए क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल जो भी गेम्स हुए 400 ड्रग्स जो भी लोग लेते हैं वो वहाँ से छोड़ के गेमों में आ जाएं और गेम खेलें। और क्योंकि जब बंदा इंसान गेम खेलता है वो नशे से दूर हो जाता है। गेम खेलें, अपनी फिटनेस रख लें और नशे से दूर रहें। बानिहाल में CRPF 166 बटालियन ने जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया और हजारों पौधे लगाए गए। शजरकारी की इस मुहिम में CRPF हेडक्वार्टर और रेलवे स्टेशन बानिहाल के अहाते में मुख्तलिफ अकसाम के 9,300 पौधे लगाए गए हैं और दिसंबर से पहले 10,500 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कमांडेंट हरज्ञान सिंह ने कहा कि वो हुकूमत की हिदायत पर शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। 166 बटालियन आज बनिहाल क्षेत्र में एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम आयोजित कर रही है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के वर्ष 2023 के वृक्षारोपण के प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस दौरान वर्ष 2023 के एक्शन प्लान में हमारी बटालियन को 10,500 पौधे लगाने का एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है और हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं और 2 स्थानों पे 166 बटालियन जम्मू क्षेत्र में और बनिहाल क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रही है। अभी तक हम 9,100 पौधों का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और अभी हमें नर्सरी रामबन DFO साहब की तरफ से अभी हमें 200 और पौधे प्राप्त हुए हैं, जिनका आज हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रकार से हमारा 9,300 का लक्ष्य आज हमारा पूरा हो गया है
और बचे हुए समय में, क्योंकि मौसम अभी अनुकूल, यहाँ पे थोड़ी धूप ज़्यादा है, जैसे जैसे समय चेंज होता जाएगा इस वर्ष 2023 में हम अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लेंगे। तो हम भारत सरकार का जो निर्देश मिला है वृक्षारोपण का तहत, उसमें हम जो है लक्ष्य के हिसाब से पूरा कोशिशरत हैं, प्रयासरत हैं और इस वर्ष के दौरान हम अपना पूरा 10,500 पौधों का लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लेंगे। और जम्मू हवाई अड्डे की तौसी के लिए जारी काम साल 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस ज़िम्न में जदीद तरीन सहूलियात से लैस जम्मू हवाई अड्डे की डिज़ाइन को मंजूरी दे दी गई है। 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्मियां चल रही हैं। जम्मू हवाई अड्डे का रकबा और सहूलतें तकरीबन 3 गुना बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। अगले 10 से 15 सालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मजबूत, पायदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार हवाबाजी के बुनियादी ढांचे की तामीर के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। जम्मू हवाई अड्डे के मौजूदा 14,500 मुरब्बा मीटर रकबे को बढ़ाकर 40,000 मुरब्बा मीटर किया जाएगा। एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट्स बेलीचराना के अलावा तवी ब्रिज और भगवती नगर में भी होंगे। जम्मू हवाई अड्डे के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के गिर्द बाउंड्री वॉल बनाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अगले महीने तक सेंट्रल बिल्डिंग बनाने की सरगर्मियां शुरू होने का इम्कान है। पहला सवाल यही है, जो एक्सपेंशन प्लान ये क्या है और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं? पहले ये कि एक क्या क्या है, इसमें क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जहां अभी हम लोग खड़े हैं, जहां बात कर रहे हैं, ये एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने वाला है। ये लगभग कह सकते हैं पहुंच गया है। तो यहाँ पे जितना अभी पैसेंजर या एयरक्राफ्ट को हम हैंडल करते हैं, तो उसके लिए अब कैपेसिटी इससे ज़्यादा अगर आएगा तो आने वाले समय में कंजेशन महसूस होने लगेगा। अभी तो हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये पुराना बिल्डिंग जो है, जहाँ हम ये पुराना एयरपोर्ट, इसका एरिया 14,500 स्क्वायर मीटर है और अभी आज की तारीख में लगभग 34 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हम लोग हैंडल करते हैं डेली। उसमें जो एयरलाइंस यहाँ पे हैं उपलब्ध हैं, उसमें इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, अलायंस एयर है, स्पाइस जेट है और गो एयर अनफॉर्चुनेटली टेम्परेरीली सस्पेंडेड है। उसका उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी आएगा। और जो सेक्टर आपके जम्मू एयरपोर्ट से कनेक्टेड हैं, वो लेह, श्रीनगर, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, इंदौर और देहरादून, ये सब सेक्टर्स हैं और बाकी सेक्टर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी एवरेज बेसिस पे अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर हम हर महीने हैंडल कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको असेसमेंट किया कि अब जल्दी एक नए एयरपोर्ट की ज़रूरत है जम्मू वासियों को। तो उसके लिए J&K गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने एक गवर्नमेंट की ज़मीन को आइडेंटिफाई करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है। वो लगभग 974 कैनाल ज़मीन है बेलीचराना साइड में। वो उस ज़मीन के ऊपर हमारा बाउंड्री वॉल का काम लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है और उसी में नया बिल्डिंग बनाने का टेंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर ने लगा दिया है अभी। तो उसमें जो समय दिया गया है लगभग 2026 के एंड तक ये नया टर्मिनल जम्मू वासियों को मिल जाएगा, जिसका एरिया टोटल इस पुराने बिल्डिंग से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा होगा। वो 40,000 स्क्वायर मीटर प्लस एरिया होने वाला है। ये कितना है? ये 14,500 स्क्वायर मीटर है और यहाँ पे एक समय में केवल 7 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं अभी जो हमारे पास एरिया है। और जो नया एयरपोर्ट हम बना रहे हैं उसमें एक समय में 13 एयरक्राफ्ट, 13 एयरक्राफ्ट एक समय में खड़े हो जाएंगे। और रही बात एरोब्रिज की, एरोब्रिज अभी हमारे पास यहाँ पे 3 एरोब्रिज हैं, वहाँ पे इनिशियली 6 एरोब्रिज लगाने का प्लान है। तो डिपार्चर जैसे यहाँ पे तो डिपार्चर ग्राउंड फ्लोर से ही होता है और दिल्ली बम्बई जो मॉडर्न एयरपोर्ट आपने देखे हैं बड़े एयरपोर्ट, तो उन पे डिपार्चर के लिए एलिवेटेड रोड से जाना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्चर के लिए पैसेंजर उतरते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे सेम सीन होने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नया एयरपोर्ट जम्मू वासियों को 2026 में मिलने की संभावना मिल जाएगा। और क्या क्या ये काम, जैसे अब इस वक्त जो एयरपोर्ट है, इससे और क्या बेहतरी वहाँ पे होने वाले, जो आपने गिनाए हैं कुछ चीज़ें, और क्या क्या होने वाला है जिससे लोगों को कंफर्ट मिलेगा? और इसका पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा? हाँ, पूरा प्रोजेक्ट का अभी जो टेंडर लगाया लगभग वो 517 करोड़ के करीब का टेंडर अभी लगा है। ये बिल्डिंग का टेंडर लगा है, बाकी एंसिलरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका साइड बाय साइड लगेगा, एप्रन वगैरह का। और इसमें जो सिटी साइड बोलते हैं, उसमें बड़ा कार पार्क लोगों को मिलेगा ताकि कंफर्ट होगा, सीधे सीधे एयरपोर्ट तक कार अपनी ला सकेंगे। और नया कार्गो टर्मिनल भी आएगा
तो और सिटी साइड में कमर्शियल डेवलपमेंट की भी पूरी संभावना है। ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा हम लेके चल रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट इसमें साथ साथ आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। संजीव कुमार गर्ग, डायरेक्टर जम्मू एयरपोर्ट। एक आश्वासन कि 2026 तक नया एयरपोर्ट यहाँ जम्मू में बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट होगा और इनकी कोशिश है कि जो काम है वो भी तेज़ी से चल रहा है और इनका जो वादा है कि 2026 तक एक नया एयरपोर्ट यहाँ पे खुलने जा रहा है, जिससे टूरिज्म को बूस्ट होगा, यहाँ के लोगों को फैसिलिटी में, जो पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे या कभी कभी, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ ही प्राइम न्यूज़ नेटवर्क में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चुकी हैं और मुल्क सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र राणा के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र राणा ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहाँ थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी। सीएम सुखविंदर सिंह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। तमाम मंत्री बैठक में मौजूद। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति संभव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज सुजानपुर क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। देहरा के घलियारा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। चंबा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शहीद पुलिस जवान सचिन राणा के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। सड़क पर जहरीला केमिकल गिरने से नालागढ़ क्षेत्र में छाई धुंध। ट्रक से गिरा जहरीला केमिकल। पंजाब से नालागढ़ आ रहा था ट्रक। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। एचआरटीसी बसों में सामान ले जाने पर अब लगेगा किराया। यात्री को साथ में 30 किलो सामान ले जाने की छूट। बिना सवारियों के सामान ले जाने के किराए में संशोधन। सब्जियों के 30 किलो से अधिक बैग ले जाने पर भी कटेगा टिकट। हिमाचल प्रदेश में फिर बारिश शुरू। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश। 23 और 24 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक के लिए बारिश का जारी किया अलर्ट। 23 तारीख के बाद थोड़ी राहत की जताई उम्मीद।
और हिमाचल में 280 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद, 700 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर भी ठप। हिमाचल में 106 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित। अब तक 346 लोगों की मौत और 38 लापता। मानसून से अब तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम मंत्री बैठक में मौजूद हैं। इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ हिमाचल सरकार की ओर से ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा कैबिनेट मीटिंग में की जाएगी। तो एक लंबे समय के बाद ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के कई क्षेत्रों का दौरा कर लौटे हैं। उन्होंने वहां जाकर स्थितियों का जायजा लिया है। किस तरह की तबाही बारिश और बाढ़ से आई है उसका जायजा उन्होंने खुद भी लिया है। ऐसे में खासतौर से आपदा की स्थिति में निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना है, इसको लेकर ये बैठक काफी अहम है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, बैठक की शुरुआत कब हुई और क्या लग रहा है, क्या कुछ इसमें चर्चा होगी और खासतौर से जब बैठक से पहले कुछ मिनिस्टर्स जब वहां जा रहे होंगे तो क्या उन्होंने कुछ बताया इस बारे में? बिल्कुल, करीब 12 बजे बैठक की शुरुआत हुई। जो तय समय था उसी के अनुसार 12 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई और अभी बैठक जारी है और तमाम मंत्री बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि काफ़ी अहम ये बैठक है और ख़ासकर आपदा को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा आई है, तो अब कोशिश यही है सरकार की कि किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक सहायता राशि प्रदान की जा सके, खासकर उन लोगों को जिनके मकान चले गए हैं इस आपदा के कारण। और अभी भी भारी बारिश राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे या 72 घंटे हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बारिश होने वाली है। और ऐसे में आज और कल कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में भारी बारिश जारी है और बिजली कड़क रही है, इतनी तेज बारिश चली हुई है। तो ऐसे में अब कैसे आपदा से आगे निपटा जाए और जो लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि उनको दिक्कतों का और सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से उनका दोबारा से उनको बसाया जाए, दोबारा से सुविधा उनको प्रदान की जाए। इसके अलावा जो जहाँ पर लोगों को ठहराया गया है, चाहे स्कूल की इमारतें हैं या सामुदायिक भवन है, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, लगातार सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होनी है। और इसके अलावा विधानसभा सत्र को लेकर क्या रहता है, क्योंकि बारिश का दौर थम नहीं रहा है और ऐसे में विधानसभा सत्र का समय भी मानसून सत्र का है। तो अब देखना होगा कि क्या मानसून सत्र को शुरू करने के लेकर प्रदेश सरकार निर्णय करती है या फिर आगे मानसून सत्र को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो टूटने की कगार पर हैं, गिरने की कगार पर हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां आसपास की ज़मीन बैठ गई है। तो अब प्रदेश सरकार क्या रणनीति लेकर आगे चलती है, ये इस कैबिनेट बैठक में ही डिसाइड होगा। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी रहने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ एक पेच फंसे हुए थे, उनकी क्लियरेंस आज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को लेकर भी हो सकता है कि आज की कैबिनेट में चर्चा हो। लेकिन जो अहम डिस्कस है वो आपदा के आसपास ही रहने वाली है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा केंद्र से जिस प्रकार से मदद मिली या नहीं मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं या फिर फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर चुके हैं, वित्त मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो भी केंद्र सरकार के कई आला अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में अब आगे हिमाचल प्रदेश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री राजेंद्र इन सब के बीच चूंकि मौसम का बदलता रुख और लगातार जैसा भी आप जब कह रहे हैं तो साफ आवाज आ रही है
कि बारिश हो रही है। आपने कहा कि शिमला के साथ साथ पूरे हिमाचल में लगभग फिर से बारिश हो रही है, तो बारिश के जैसी आपदा से निपटने के लिए वहां पर जो स्थितियां हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस कैबिनेट में इस बात को लेकर फैसला होगा कि मानसून सत्र जल्द बुलाया जाए? अब क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो 3 दिन के लिए अलर्ट है, आज के लिए, कल के लिए और एक दिन और ये अलर्ट आगे बढ़ सकता है। उसके बाद मानसून फिर वीक रहेगी और अगर सरकार की तरफ से मानसून सत्र बुलाया भी जाता है तो इसके लिए कम से कम 15 से अधिक दिन के बाद सत्र शुरू होगा। जिस प्रकार की औपचारिकताएं विधानसभा सत्र के लिए रहती हैं, तो 15 से 20 दिन हम कह सकते हैं लगेगा। अगर घोषणा आज भी कैबिनेट तय करती है तो कम से कम 15 दिन और आगे रहते हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सजेस्ट वो करते हैं कि क्या सत्र की तारीखें अभी तय हो जानी चाहिए या फिर जब तक रिस्टोरेशन वर्क पूरी तरह से नहीं होता या मानसून पूरी तरह से नहीं रुकती तब तक सत्र रुक जाना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ये बात कही जा रही है कि जिन पुलिस के जवानों को और अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन के कार्यों में लगाया गया है, वो सब उन सब को अलग अलग विभागों के अधिकारियों को, क्योंकि मानसून सत्र में रिप्लाई सरकार को करना है सवालों का, अलग अलग विभागों से संबंधित सवाल होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों को आपदा से निपटने के लिए लगाया गया है वो तमाम मशीनरी फिर मानसून सत्र को चलाने के लिए लग जाएगी। तो ये एक बड़ा नजरिया है। तो ऐसे में अब सरकार निर्णय करेगी कि मानसून सत्र होगा या नहीं होगा। लेकिन एक पक्ष ये भी है और बड़ा पक्ष ये है कि जो लोग मानसून आपदा से निपटने के लिए लगे हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग के हैं, PWD डिपार्टमेंट के हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, जो सीधे तौर पर जनता से संबंधित हैं, उन तमाम अधिकारियों को फिर मानसून सत्र के रिप्लाई के लिए और व्यवस्था के लिए जुटना होगा। तो ऐसे में दिक्कत प्रदेशवासियों को ना हो जाए, इस चीज़ को भी प्रदेश सरकार ध्यान में रखेगी और मुख्यमंत्री इसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मानसून सत्र को लेकर कोई तिथि निर्धारित होती है या फिर मानसून सत्र को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इतना तय है कि आज की कैबिनेट बैठक में इस आपदा से निपटने के लिए और आपदा की तैयारियों के लिए और प्रदेश सरकार द्वारा क्या कुछ किया गया है, इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा होगी ही, जो रूटीन के कार्य हैं उनके अलावा। जी विशाल। जी राजेंद्र, क्या ये संभव है, आप अपने आसपास ये जो बारिश अभी हो रही है वो दिखा सकते हैं क्या इस वक्त, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है? और ऐसे बिल्कुल विशाल, बारिश बहुत तेज बारिश है। जी हाँ बिल्कुल विशाल, भारी बारिश यहाँ पर जारी है और ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य आसमान का है इस वक्त। अब चारों तरफ धुंध पूरे प्रदेश में छाई हुई है और लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, अब ये दिक्कत अब धीरे धीरे बनती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर दरारें हैं, मकान फटने वाले हैं, तो वहां पर और लोग जो बेघर लोग हैं उनको भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में अब और सड़कें खासकर अगर हम कहें, आज भी 3 नेशनल हाईवे अभी भी बंद हैं। इसके अलावा 600 से अधिक सड़कें पूरे प्रदेश में बंद हैं, 700 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर बंद हैं, 100 के करीब पेयजल की योजनाएं प्रभावित हैं। तो ऐसे में दिक्कत पूरे प्रदेश में लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो विशाल, हम कह सकते हैं कि ये जो बारिश है, 3 दिन का जो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, ये अलर्ट अब और परेशानी प्रदेशवासियों की बढ़ाने वाला है हिमाचल प्रदेश में। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है और सबसे अहम यह है कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शिमला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में जोरदार बारिश का दौर भी चल रहा है। बारिश जोरदार हो रही है और दरअसल ये जो कैबिनेट की बैठक है, इस पर ज्यादा फोकस इसी चीज पर होने वाला है कि किस तरह से ये जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उससे निपटने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाएं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जिसमें खास तौर से जो नई खनन नीति है उसको मंजूरी, वो मामला है, और साथ में जो ई टैक्सी खरीद का मामला है। तो इस बैठक के बाद क्या कुछ अपडेट मिलता है वो भी आपको हम शेयर करेंगे। और एक और अहम खबर, HRTC बसों में सामान ले जाने पर अब किराया लगेगा। जी हां, बसों में सवारियों के साथ और बिना सवारियों के सामान ले जाने के किराए में संशोधन किया गया है।
अगर सवारी साथ नहीं है तो फिर एक गिफ्ट पैक का आधा टिकट कटेगा। सब्जियों के 30 किलो से अधिक बैग ले जाने पर भी टिकट कटेगा। निगम की बसों में फूलों के बॉक्स का प्रति बॉक्स एक सवारी के किराए का 5वां हिस्सा वसूल किया जाएगा। यात्री के साथ ले जाने वाले सामान में 30 किलो तक कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होने पर यानी 30 किलो से ज्यादा अगर वजन होता है तो वैसी सूरत में किराए के 1/4 हिस्से के पैसे यात्री को देने होंगे। कुल्लू में विशाल धरना प्रदर्शन, बिजली महादेव रोपवे को लेकर संघर्ष समिति का धरना। दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर दिया समर्थन। खड़ाल घाटी की 8 पंचायत के लोग कर रहे हैं विरोध। बिजली महादेव रोपवे का कर रहे हैं विरोध। तो इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। कुल्लू से यह खबर है, कुल्लू में विशाल धरना प्रदर्शन, बिजली महादेव रोपवे को लेकर संघर्ष समिति का धरना। दुकानदारों ने दुकान बंद रखकर दिया समर्थन। खड़ाल घाटी की 8 पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे का कर रहे हैं विरोध। तो दरअसल ये जो प्रदर्शन है ये रोपवे के विरोध में किया जाने वाला प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन इसलिए है कि रोपवे इन्हें नहीं चाहिए, ये रोपवे का विरोध कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि जिन गलियों से या दुकान होकर ये प्रदर्शनकारी गुजर रहे हैं वहाँ कोई भी दुकान आपको खुली नजर नहीं आ रही है। दरअसल इसमें तमाम जो दुकानदार हैं वो भी इसके समर्थन में हैं। तो कुल्लू में विशाल धरना प्रदर्शन जारी है। बिजली महादेव रोपवे को लेकर संघर्ष समिति का धरना है। दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर अपना समर्थन दिया है। खड़ाल घाटी की 8 पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं, बिजली महादेव रोपवे का विरोध कर रहे हैं। और अगली खबर नालागढ़ से। नालागढ़ से बड़ी खबर यह है कि सड़क पर जहरीला केमिकल गिरने से पूरे इलाके में धुंध छा गई है। ट्रक से गिरा जहरीला केमिकल। पंजाब से नालागढ़ आ रहा था ट्रक। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जिस तरह से पूरी धुंध छा गई है उस केमिकल की वजह कर हर तरफ धुआं सा हो रहा है। और ये गैस जो है जिस तरह से धुएं की शक्ल में वहां पर हर तरफ फैल गया, इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बीमारी फैलने का खतरा तक बताया जा रहा है। दरअसल ये जहरीला केमिकल है। जहरीले केमिकल के कारण पूरे क्षेत्र में गहरी धुंध छा गई है। कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल की न्यांगल पंचायत में 5 घर जमींदोज हो गए हैं। अचानक जमीन का ऊपरी हिस्सा धंस जाने से 5 घर भूस्खलन की जद में आ गए। लोगों ने घरों से भागकर अपनी जानें बचाई। आज भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। 21 से 23 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी है। और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बताया कि शिमला के साथ साथ लगभग पूरे हिमाचल में इस वक्त बारिश हो रही है। ये तो सेफ है ना। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देहरा के ढलियारा का दौरा किया। चंबा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शहीद पुलिस जवान सचिन राणा के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल की मदद के लिए 862 करोड़ रुपए दे चुकी है। यह अपने आप में जाहिर करता है कि मोदी हुकूमत हिमाचल के लिए फिक्रमंद है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 862 करोड़ रुपया अब तक जारी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रति बार बार जो अपना घर मानते हैं उसी दृष्टि से लोगों की मदद करने का भी कार्य किया है और आगे भी करेंगे। दूसरा, 2008 में ही जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने ही उस समय केंद्र में ये पास किया था कि राष्ट्रीय आपदा किसी स्थिति में भी घोषित नहीं होगी। उन्हीं के समय, कांग्रेस के समय का पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मदद नहीं हो। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की भी जा रही है और आगे भी होगी। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उनका अहंकार और घमंड एक नहीं अनेक बार देखने को मिला है।
जहां जहां उनकी राज्य में भी सरकार बनी उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। अभी कर्नाटक में देखिए विकास पर ग्रहण लग चुका है। वहां की सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बार बार कहा हम विकास की योजनाएं नहीं चला पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। तो ये जो घमंड में आकर कुछ बातें वो करते हैं, वो अब उनको कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है। तो इतना ही मैं कहूँगा, ये घमंडिया गठबंधन जितना मर्जी प्रयास कर ले, केंद्र में फिर एक बार मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि देश जो आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो देश और दुनिया जानती है कि भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो पिछले 9 वर्षों में आए। ये अपने आप में गरीब कल्याणकारी योजना है जो मोदी सरकार ने चलाई, उसका लाभ दिख रहा है। सर, आपदा का कारण क्या? अभी तक आप सभी जगह घूम चुके हैं, आपदा का कारण क्या लग रहा है? आपदा के कारण जब डिटेल्ड रिपोर्ट राज्य की सरकार बनाएगी और एक्सपर्ट बनाएंगे तो वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इस बार बारिश ने जान माल का बहुत नुकसान किया है और बहुत सारी जानें भी गई। वहीं पर अब भी बहुत सारे मकानों को खतरा बना हुआ, जहां पर परिवार अपने घरों से बाहर निकलकर शरणार्थी के रूप में कहीं ना कहीं सामुदायिक केंद्रों में या अन्य घरों में रुके। ठाकुर ने ये बातें बताई हैं किस तरह से केंद्र जो है वो मदद कर रहा है और 800 के आसपास उन्होंने बताया कि करोड़ रुपए जो है केंद्र से आ चुकी है और आगे भी ये मदद जारी रहेगी। इसके साथ ये बता दें कि साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने कहर बचाया था और वो क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि कांगड़ा जनपद का शाहपुर उपमंडल था, जहां न सिर्फ धारकंडी में एक गांव पूरी तरह से जबरदस्त हो गया था जिसमें जान और माल का नुकसान भी हुआ था, बल्कि इसी क्षेत्र के बाकी हिस्सों में भी नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कई लोगों को बेघर कर दिया था। अभी उन लोगों के जख्म भर भी नहीं पाए हैं कि इस साल भी प्रकृति ने इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बार की बरसात ने शाहपुर को जख्म दिए हैं। इसी को लेकर विधायक पठानिया से खास बातचीत की बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर ओबा ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल भूमि हिमाचल को लगता है किसी की नजर लग गई है। तमाम तस्वीरें तो हमने देखी है, लेकिन शाहपुर की तस्वीर भी जनता ने देखी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तस्वीर रही है इस बार। जहाँ तक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, जो पिछले साल त्रासदी आई थी उससे तो इस बार माता रानी की कृपा रही है। लेकिन जहाँ मैं आपको बताऊँ, मेरा पटैदा गांव, मेरा चतरेर, मेरा तार, झांब और पूरे मैं विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है। लगभग 107 मकान और 67 गौ शेड और बहुत से पीडब्ल्यूडी आईपीएच की स्कीमें जो हैं वो डैमेज हुई हैं। आप भी जानते हैं लगातार बारिश हो रही है और पीछे मौसम विभाग ने भी कहा जिला कांगड़ा में जहां धर्मशाला के अंदर 230 आंकी गई, 270 तक जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बारिश की वो जो है रिकॉर्ड किया गया है। बहुत सा नुकसान यहाँ हुआ है और वर्तमान प्रशासन ने और मैंने खुद भी विजिट किया है। और जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ कि मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे इंदौर का दौरा किया, चाहे वो फतेहपुर का दौरा किया, मुख्यमंत्री के भी दिशा निर्देश हैं कि यथासंभव सभी विधायक जो है अपने अपने क्षेत्रों में रहें और जो लोगों को मुश्किलातें हैं उनमें वो साथ खड़े रहें। और हमने कोशिश की है तरपाल के रूप में जहां टोटली डैमेज था वहां वित्तीय सहायता जो सरकार की तरफ से दी जाती है। तीसरा मैंने नई शुरुआत की है कि यहाँ लोगों द्वारा जो हमने पैसा इकट्ठा किया था तो जो डायरेक्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है वो भी मदद करने की कोशिश जो है वो हमने की है। अब मैं उसी पे आना चाहूँगा। एक दौर था जैसे 2021 में पहली मरतबा जब इस तरह से ये क्लाउड ब्रस्ट और जो इस तरह से नुकसान हम लोग देख रहे थे, वो साल 2021 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश भर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। आप उस वक्त भी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद जानकारियाँ लोगों तक पहुँची थी।
उन लोगों का रिहेबिलिटेशन अब तक हो चुका है? अभी उनकी क्या स्थिति है सर? और क्योंकि वो जनता भी कहीं ना कहीं अब आपकी है, क्योंकि मैं पूरे विधानसभा का विधायक हूँ। आपने देखा होगा 70 लाख रुपया लगा के मैंने रजोल का, मैंने नहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री ने पैसे दिए, रजोल के गज का जो तट्टीकरण करना था, आप जाते जाते कवर भी करते जाइए, वो किया, वो बच गए। और सुई के अंदर पैसा लगाना था, वो पैसा लगाया, वो बच गया, जो 12 उस वक्त आया था। डोब के अंदर लगभग 22 लाख रुपए के डंगे 8 महीने के 6 महीने के विधायक के कार्यकाल में मैंने लगाए। वो के अंदर 3 बैठक प्रशासनिक बैठकें की, आपने देखा होगा, सब जगह नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ लगभग 8 करोड़ रुपया जो डिजास्टर उस वक्त का हुआ था, वो DPR मैंने बनवाई। वो पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर डिजास्टर कमेटी का चेयरमैन वो भी अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर उन इतनी बारिश होने के बावजूद चित्रेर के अंदर और पटियादा के अंदर हुआ, वहाँ नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं 6-7-8 महीने में वहाँ कामकाज हुआ है और हमने काम किया। और ये जो रजोल की है, ये आज हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे सबसे सक्सेस स्टोरी है। शाहपुर से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इस वर्ष हुई भारी बरसात से प्रदेश में भारी तबाही हुई है। जहां ऊपरी क्षेत्रों में बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, वहीं निचले क्षेत्रों में पहाड़ों से आए भारी मात्रा में पानी की आवक ने भयानक मंजर दिखाया है। वहीं ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत आती न्यांगल पंचायत में एक अलग ही तरह की तबाही नजर आ रही है, जहां पर 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में पूरा पहाड़ ही खिसक रहा है। मेरा नाम जी रघुनाथ सिंह है। अच्छा, आपका घर गया है स्लाइडिंग में? क्या है? मेरा घर जो स्लाइडिंग में बिल्कुल नष्ट हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? सरकार की तरफ से अभी बहुत राहत के 10-10 हज़ार मिल गया है। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम स्कूल में रह रहे हैं। अच्छा, कोई सरकार से मांग, कोई प्रशासन से? सरकार से प्रशासन से की मांग है, हमें उचित जगह देकर रहने के लिए कोई व्यवस्था कर दें। अच्छा, आपका घर भी इस स्लाइडिंग में गया? अच्छा, तो स्मार्टफोन आपने घर से निकाला था जाके? नहीं जी, आपको तो उतना टाइम ही नहीं दिया निकलने का, पता नहीं लगा। सारा सामान अंदर ही चला गया? कल 2 ढाई चली। अच्छा, 2 लहन ऐसी आए बारी। अच्छा, तो क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति तो कुछ नहीं करता, वो लड़की भी उन्हें लग के बैठ। अच्छा, रेडी का। तो अभी कमाई का क्या साधन आपका? कोई साधन नहीं है, वो लड़का है कुछ। अच्छा, तो सरकार से आपकी कोई क्या दुआ है? जमीन कोई नहीं रही हमारी, कुछ मिल जाए थोड़ी मत दे दे सरकार, मकान बनाने जोगी। आपका भी घर जो है खत्म हुआ है? अच्छा, नीचे घर है। तो क्या स्मार्टफोन बीच से निकाला था कुछ? स्मार्टफोन तो थोड़ा निकाल लिया था। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप? स्कूल में रह रही। तो मदद मिली है कोई प्रशासन से अभी? हाँ जी। क्या मिल मदद? खाना भी मिल गया है। अच्छा, तो और क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग तो ये है कि हमारी जमीन चल गई है, थोड़ी बहुत जमीन घर के बाद मिल जाए तो और कोई मांग नहीं हमारे पास। घर में और कौन कौन है आपके? घर में तो 2 बच्चे मेरे, एक पति है। अच्छा, सास है। अच्छा, एक देवर है, रानी है। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, दिहाड़ी दूड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी भी कभी कभी लगा सकते हैं, उनकी टांगे में भी दर्द है। अच्छा, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिस हिसाब से डिजास्टर देख रहे हैं, ये पूरे न्यांगल में जो सबसाइड कर रहा है, पूरा पहाड़ी जो है सबसाइड कर रहा है। तो लगभग इसमें अभी जो हमें जानकारी के अनुसार 12 घर जो है प्रॉपर कोलैप्स हो चुके हैं, टोटली कोलैप्स हो चुके हैं। जिसमें कि 6 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको कि कुछ भी सामान निकालने का मौका नहीं मिला। रही 6 फैमिली, उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करा दिया है जो अपने परिजन हैं उनके यहाँ पे। और हमने एक कैंप भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है स्कूल में, जहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है की जाए। इसमें जो 12 फैमिली जिनके घर टोटली कोलैप्स हो चुके हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपये जो है प्रशासन की तरफ से, और जैसे सरकार हिमाचल सरकार के निर्देश थे उसके तहत हमने जो है उनको 1-1 लाख रुपये की राशि दे दी गई। बाकी जिनके घर जो हैं थोड़े बहुत क्रैक हैं या फिर थोड़ा जो वनरेबल पोजीशन पे हैं, उनको हम फौरी राहत के तौर पे 10,000 रुपये, जो कि 11 परिवार हैं, उनको हमने 10,000 रुपया फौरी राहत के तौर पे दे दिए। बाकी हिमाचल प्रदेश डीसी महोदय और प्रशासन की तरफ से पुलिस भी हमारे साथ है, स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, पंचायत प्रधान साथ में हैं, और यहाँ पे सारे मिलजुल के जो फैमिलीज़ जो हैं डिस्टेबलाइज हुई हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सारे प्रयास जारी हैं। और नूरपुर में लैंडस्लाइड से दर्जनों परिवार उजड़ गए हैं और दर्जनों परिवार भूमिहीन हो गए हैं, यानी उनके पास अब कोई जमीन नहीं बची है, वो भूमिहीन है। ऐसे में उनके पुनर्वास के लिए प्रशासन और सरकार हर संभव मदद कर रही है। वहीं सामाजिक संस्था भी
मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। जन कल्याण सभा अध्यक्ष रणजीत बख्शी प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। सभी प्रभावित परिवारों को 60,000 रुपए का उन्होंने आर्थिक सहायता उनकी की है। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं से भी आह्वान करते हुए कहा है कि इस विपदा की घड़ी में आगे बढ़कर सबकी मदद करें। हमने मिंजग्राम पंचायत में यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा हुई थी उसके लिए तकरीबन हमने जो सैंक्शन किया था वो 60,000 का था, और आज हमने वही जो धनराशि है वो यहाँ के अफेक्टेड परिवारों में वितरित की है। हम जानते हैं कि इस छोटी सी धनराशि से शायद इनका कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ही काम हो पाएगा, लेकिन आगे अगर हमें परमानेंटली इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनको रीसेटल करवाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट कराई जाए, इनके लैंड के जो कागज़ हैं वो ढंग से तैयार करवाए जाएँ, और जल्द से जल्द इनको एक नई जगह दिलाई जाए जहाँ पर ये अपना नया एक आशियाना बसा सके। और इसके साथ ही अपने हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 8वां दिन। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी, पीडीपी और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Presented by एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।
सरोर टोल प्लाजा पर अथॉरिटी द्वारा टोल लेना किया गया शुरू। हाईवे पर आने जाने वाले सभी वाहनों के काटे जा रहे हैं टोल।